हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ वैभवी सिंह एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके देख सकते हैं। अभी हम करते हैं यहाँ से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं कई सारे वेज में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं डिजीज़ ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। ऐसे डिजीज़ जो कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऐसे डिजीज़ेज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से होते हैं उनको नाम दिया गया है पैथोजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। अब जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पॉइल कर देते हैं फूड को, क्लोथिंग को और लेदर को। तो अब चलिए इसको और हम उसमें डिस्कस करें। तो जो डिजीज़ होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स में कॉज करते हैं, तो कैसे होता है? पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। जो एयर वो हम लोग ब्रीथ करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट भी हो जाते हैं कांटेक्ट में से इन्फेक्टेड पर्सन से, या फिर एनिमल बन जाता है कैरियर इन डिजीज़ का। क्या होता है, कैसे होता है कि होता क्या है कि ये क्या करता है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं या फिर जो एनिमल उसको कैरी कर लेता है डिजीज़ को, तो माइक्रोबल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable diseases। तो ऐसे डिजीजेस जो माइक्रोबल डिजीज़ ऐसे जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकते हैं एयर से, वाटर से, फूड से, फिजिकल कांटेक्ट से, उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। एग्जाम्पल में आपके आगे कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया और एक कोरोना वायरस भी तो हो गया। कोरोना वायरस कैसे होता है? कोरोना वायरस कांटेक्ट में आने से होता है, फिजिकल कांटेक्ट में, और अब तो एयर में भी रहने लगा है, और फूड वाटर से भी आप जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन किसी चीज़ को टच कर देगा तो आप उसको कर दोगे तो उससे भी हो जाएगा। तो कोरोना वायरस भी एक तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ ही है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में अगर आप बुक से लिखना चाहते हो, पूछ सकता है क्वेश्चन आपको, आप बुक से लिखना चाहते हो तो ये बुक के भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, नहीं तो अपने से तो आप कोरोना वायरस भी लिख सकते हो। और जब कोई भी पर्सन एक कॉमन कोल्ड से सफ़र करता है, तो जब वो स्नीज करता है, जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मॉइस्चर में कैरी करने लगते हैं, वो मॉइस्चर में थाउजेंड्स ऑफ वायरस कैरी करते हैं। उससे वो जो वायरसेस होते हैं थाउजेंड्स, वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर में, और उसी से क्या होता है, वायरस हमारे हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर कर सकते हैं। कैसे? ब्रीथिंग से, और इन्फेक्शन हो सकता है। अब कैसे हम प्रिवेंट करें इन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को? तो हमें क्या करना चाहिए, हैंकरचीफ अपने नोज़ और माउथ पे रखना चाहिए स्नीजिंग करते वक्त, और ये बेटर है कि हम डिस्टेंस रखें इन्फेक्टेड पर्सन से, जैसे कि कोविड के प्रिकॉशंस में भी बताता है। फिर आगे है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कैरियर होते हैं इन डिजीज़ेस के, माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब से पैथोजेंस। तो जो हाउस फ्लाई होता है वो एक कैरियर हो गया। कैसे हो गया? वो क्या करते हैं, जाके गार्बेज पे बैठते हैं, एनिमल एक्सक्रिएटा पे बैठते हैं, और क्या होता है, पैथोजेंस होते हैं, उनके ऊपर स्टिक हो जाते हैं। तो जब वो फ्लाई करते हैं और जब वो खुले हुए खाने पे जाके बैठते हैं तो उसमें पैथोजेंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब वही खाने को हम खाते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल है आपको भी, सबको भी, कि हमें खाने को हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए और खुले हुए खाने को खाना अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एक कैरियर का हो गया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है जो कैरी करती है पैरासाइट मलेरिया का, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। फीमेल एंडेस मॉस्किटो होती है, वो कैरियर करती है डेंगू वायरस के कैरियर की तरह। ठीक है। तो हम कैसे स्प्रेड, मलेरिया और डेंगू वायरस के स्प्रेड से कैसे बचा सकते हैं? तो
जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं वो वाटर ब्रीड होते हैं। तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, मतलब वो सब जो वाटर होता है वो कलेक्ट हो जाता है, कूलर्स में हो जाता है, टायर्स में, फ्लावर पॉट और एक्सेट्रा में। अब हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रख के और ड्राई रख के हम प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटोज़ को ब्रीडिंग से। क्या मतलब इसका, मतलब ये कि जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में उगते हैं, मतलब वाटर में ही ग्रो होने लगते हैं, ब्रीड होने लगते हैं। और ये कैसे होता है, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें कहीं भी, जैसे कि गर्मियों में क्या होता है, कूलर्स में पानी डाला जाता है ताकि वो हवा ठंडी दे। तो अब कूलर्स में जो पानी होता है हमें उसको रेगुलरली चेंज करना चाहिए, वहाँ पे कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, जैसे कि टायर्स में भी कलेक्ट नहीं होना चाहिए, फ्लावर पॉट में भी, और एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें हैं। तो हमें भी कहीं वाटर को मतलब कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ ब्रीड करने लगेंगे। तो हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग से हर जगह को ड्राई रख के और क्लीन रख के हमारे सराउंडिंग्स को प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटो की ब्रीडिंग से। ठीक है, तो आप मतलब कि एक लिस्ट बनाइए जो हेल्प करे अवॉइड करने में मलेरिया के स्प्रेड को। फिर आगे है ये टेबल। इस टेबल में मतलब आपको बताया गया है कि कुछ ह्यूमन कॉमन डिजीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा बाद में। अब आगे है कि डिजीज़ कॉजिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल ह्यूमन बींग्स में ही और प्लांट्स में नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स में भी होते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ गया, जो एंथ्रेक्स होता है वो एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ होता है जो बैक्टीरियम से कॉज होता है, और वो एक फुट और माउथ डिजीज़ होता है। जो कैटल होता है वो कॉज्ड होता है और ये एक वायरस से कॉज होता है। ठीक है, अब ऐसे डिजीजेज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं प्लांट्स में, तो ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड करते हैं प्लांट्स में, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, और दूसरे भी कई सारे। तो जो डिजीज़ेज़ होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं यील्ड के क्रॉप्स को, और इनको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि पहले आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ये भी टेबल एक दे दिया गया है। ये कॉमन डिजीज़ जो प्लांट्स में होते हैं, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं जो उनको स्प्रे कर देंगे तो वो माइक्रोब जो हैं वो किल हो जाएंगे। अब आगे है फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग होती कैसे है, तो जहाँ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि वो जो है वो मतलब अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गया है एंड वहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड स्टफ है, लेकिन घर जाने के बाद बहुत सारी वॉमिटिंग होती है और उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है एंड डॉक्टर से कि उसको तो फूड पॉइजनिंग है। अब फूड पॉइजनिंग हुई उसको कैसे, क्योंकि जब वो अपने फ्रेंड के बर्थडे में गया होगा तो वहाँ पे जो फूड होंगे उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने स्पॉइल कर दिया। कैसे स्पॉइल कर दिया, जो फूड पॉइजनिंग है वो फूड स्पॉइल, जब आप कोई भी स्पॉइल फूड खा लेते हो तो जो उससे क्या होता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कभी कभी टॉक्सिक फूड पे टॉक्सिक प्रोड्यूस करने लगते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि ये क्या करते हैं, फूड को पॉइजनस बना देते हैं और एक सीरियस इलनेस और इवन डेथ भी हो सकती है इससे। तो हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कभी भी फूड को स्पॉइल ना होने दें। कभी कभार तो हम कुछ मिल्क मटेरियल खा लें एंड उसके बाद कुछ खट्टा या फिर सौर खा लें, तो उस वजह से भी हमारे स्टमक में ही फूड स्पॉइल हो जाएगा। उससे भी हमारे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को स्पॉइल कर देंगे, उस पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होने लगेंगे, हमारा फूड पॉइजनस हो जाएगा और एक सीरियस इलनेस हो सकती है। तो कभी भी किसी भी मिल्क का आप हमेशा स्पॉइल्ड फूड खाने से बचें, हमेशा प्रिवेंट करें अपने आप को। और दूसरी बात ये कि कभी भी मिल्क मटेरियल या फिर दूध वगैरह ड्रिंक करने के बाद कुछ भी, या तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फिर कोई भी खट्टी चीज़, टमाटो, ये सब कोई भी खट्टी चीज़ ना खाएं। अब बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के बारे में।
तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि मेथड्स, जैसे कि हम फूड ग्रेन्स को स्टोर कैसे करें, तो हम कैसे प्रिज़र्व करें कुक फूड को घर पे। जैसे कि आपको पता है कि जो अनयूज्ड ब्रेड होता है वो अगर उसको मॉइस्ट कंडीशंस में रखें तो वो फंगस से अटैक हो जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या कर देंगे, फूड को स्पॉइल कर देंगे। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। जो स्पॉइल्ड फूड होता है ना वो क्या करता है, बैड स्मेल आने लगती है, बैड टेस्ट हो जाता है और चेंज कर देता है कलर। तो क्या ये जो स्पॉइल्ड फूड होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो पहेली जो है वो बहुत सारे मैंगोज लेकर आती है अपने घर, ठीक है, और उनको कई दिनों के लिए रख देती है। अब जो वो देखती है तो मैंगोज जो होते हैं वो स्पॉइल हुए रहते हैं और रोटन मतलब सड़ गए होते हैं। लेकिन वो जानती है कि जब उसकी ग्रैंड मदर जो हैं वो अचार बनाती हैं तो जो मैंगो जो अचार होता है मैंगो का वो तो नहीं सड़ता आम का अचार, क्यों, अब ये स्पॉइल क्यों नहीं होता इतने लंबे टाइम के लिए, वो कंफ्यूज हो जाती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम फूड को अपने घर में प्रिजर्व रख सके, सेव रख सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से। केमिकल मेथड क्या होता है, सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स क्या करते हैं, वो कॉमन केमिकल है जो जनरली यूज़ किया जाता है ग्रोथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। उससे क्या होता है, वो कहलाते हैं प्रिजर्वेटिव्स। क्या मतलब, जो सॉइल होते हैं और एडिबल ऑयल होते हैं वो कॉमन केमिकल होते हैं जो जनरली यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए, इसलिए उनको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। हम क्या करते हैं, हम अचार में क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं, मतलब प्रिजर्वेटिव्स जो पिकल में, तो वो प्रिवेंट हो जाता है माइक्रोब्स के अटैक से। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट जो है वो एक कॉमन प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, ये भी यूज़ किए जाते हैं जैम में, स्क्वैशेज में, मतलब इसकी स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ कॉमन सॉल्ट जो होता है वो यूज़ किया जाता है मतलब मीट और फिश को एजेस के लिए प्रिजर्व करने के लिए। मीट और जो फिश होता है वो कवर्ड होते हैं ड्राई सॉल्ट से और उनके ताकि वो चेक किया जाए उनके बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। और जो सॉल्टिंग है वो यूज़ किया जाता है आंवला, रॉ मैंगोज और टमाटर में भी एक्सेट्रा में। अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil the food. इस शुगर क्या होता है, वो जैम और जेलीज में और स्क्वैशेस में डाला जाता है, वो प्रिजर्व किया जाता है शुगर से। शुगर क्या होता है, वो रिड्यूस करता है मॉइस्चर कॉन्टेक्ट को, जिससे क्या होता है कि इनहिबिटेड हो जाता है बैक्टीरिया का ग्रोथ और जो स्पॉइल कर देता है फूड को। अब है प्रिवेंशन ऑफ बाय ऑयल एंड विनेगर। जैसे यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट। जैसे कि जो यूज़ होता है ऑयल और विनेगर का, वो प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज पिकल्स का, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो मतलब इन इन्वायरमेंट्स में नहीं रह सकता। वेजिटेबल्स, फ्रूट और फिश जो है वो भी प्रिजर्व किए जाते हैं इस मेथड से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, जैसा कि आपको ऑब्ज़र्व किए होंगे कि जो आपकी मदर हैं वो जो मिल्क होता है उसको बॉईल करती हैं स्टोर करने से, मतलब स्टोर या फिर यूज़ करने से। क्यों ऐसा होता है, बॉइलिंग जो है वो किल कर देता है कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। इसी तरह जो फूड हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं लो टेम्परेचर में, वो इनहिबिट करता है माइक्रोब्स के ग्रोथ को, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि जो मिल्क होता है वो जो पैकेट्स में आते हैं वो ख़राब क्यों नहीं होते हैं, स्पॉइल क्यों नहीं होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो मिल्क होते हैं पैकेट्स में वो पेस्चराइज होते हैं। अभी पेस्चराइजेशन क्या होता है, पेस्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है। जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है वो विदाउट बॉइलिंग कंज्यूम हम कर सकते हैं, बिना उस दूध को, जो पैकेट में जो दूध आते हैं अमूल, ज्ञान, मदर डेयरी, ये सब जो दूध आता है, आप उसको बिना बॉयल की
पी सकते हैं। कैसे पी सकते हैं? क्योंकि जो ये जो मिल्क होते हैं वो पेस्चराइज होते हैं। पेस्चराइज कैसे होते हैं? जो ये पेस्चराइजेशन मेथड से होते हैं। कैसे होता है, क्या होता है ये मेथड? अब इसमें क्या होता है कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे केवल 15 से 20 सेकंड के लिए उबाला जाता है और उनको सडनली चिल्ड जगह पे, एकदम ठंडे जगह पे स्टोर कर दिया जाता है। इसको करने से क्या होता है कि जो माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ठंडी रेफ्रिजरेटर में किसी भी चीज़ को रख देंगे तो माइक्रोब्स जो हैं वो इनहिबिटेड हो जाएंगे, तो इसीलिए उसको ठंडे में रख दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो माइक्रोब के ग्रोथ प्रिवेंट होते हैं। और इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने और इसी को हम कहते हैं पेस्चराइजेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग की। तो स्टोरेज इन डेज में क्या होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स होते हैं वो सोल्ड किए जाते हैं सील्ड और एयर टाइट पैकेट्स में, ताकि हम माइक्रोब्स के अटैक से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, फिर उसके बाद थोड़ा सा ही बचा है, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है बैक्टीरियम राइजोबियम ने क्लास 6 और 7 में, ये क्या करते हैं, वो एक इन्वॉल्व करते हैं फिक्सेशन में नाइट्रोजन का लेग्यूमस प्लांट में पल्सेस में। जैसे कि आप रिकॉल कर सकते हैं कि जो राइजोबियम है वो रूट्स में रहता है लेग्यूमस प्लांट के नूडल। ठीक है, उससे जैसे कि जो बीन्स होते हैं और जो पीज होते हैं, सच एज बीन्स एंड पीस विच हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे कि बीन्स और पीस जो जिनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सम टाइम क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो जाता है थ्रू एक्शन ऑफ लाइटनिंग के एक्शन से फिक्स हो जाता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन आप जानते हैं कि जो अमाउंट होता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट ही रहता है। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट सेशन। तो चलिए अब इसको आप वंडर कर रहे होंगे क्यों, तो चलिए इसको और डिटेलिंग में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो जो नाइट्रोजन साइकिल होता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 78% उसका नाइट्रोजन गैस है। जो नाइट्रोजन है वो एक ही एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जो प्रोटीन का पार्ट है, प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स का। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली तो प्लांट्स और एनिमल्स ले नहीं सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू compounds of nitrogen. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. क्या होता है कि जो सर्टेन बैक्टीरिया होता है और जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है वो प्रेजेंट होता है सॉइल में और फिक्स कर देता है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में, जो कन्वर्ट कर देता है इसको कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड में। और जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है इसमें यूजेबल कंपाउंड में, तो ये यूटिलाइज़ कर दिया जाता है प्लांट से। प्लांट इसको यूटिलाइज़ कर देते हैं जो सॉइल से, जो उनके रूट सिस्टम में होता है। अब क्या आगे है कि नाइट्रोजन is then used for synthesis of plant protein and other compounds. Animals feeding on plants get protein and nitrogen compounds. क्या होता है फिर, जो नाइट्रोजन होता है वो यूज़ किया जाता है प्लांट के सिंथेसिस में और प्लांट प्रोटीन और कंपाउंड में। एनिमल्स जो प्लांट से फीड कर रहे होते हैं वो भी प्रोटीन पा लेते हैं और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई कर जाता है, मर जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया और फंगी होता है उनमें प्रेजेंट, वो सॉइल जो है कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन वेस्ट में, और नाइट्रोजन वेस्ट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, जो प्लांट दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर।
क्या होता है, फिर उनमें से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उनको उसके कुछ पार्ट को वो नाइट्रोजन गैस पे कन्वर्ट कर देते हैं, जो बैक चला जाता है ना एटमॉस्फेयर में। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। क्या होता है, रिजल्ट में जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वो रिमेन होता है मोर और लेस कांस्टेंट। तो ये मतलब ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप मतलब एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो इसको मतलब वही अभी जो हमने पढ़ा, तो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको एक्सरसाइजेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपके लिए एक्सरसाइजेस भी लाएंगे फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।